नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं कुछ खास मुद्दे के साथ, कुछ खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है आज एजेंडे में। नेता, जाति, विकास, बाहुबली या प्रचार, क्या बनेगा बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का हथियार? चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव जिसके बारे में खुद चुनाव आयोग का कहना है कि ये सब देश के सभी चुनावों की मां है, मदर्स ऑफ ऑल इलेक्शन का जिक्र किया गया। क्यों महत्वपूर्ण है और इस बार बिहार में चलेगा क्या? जी हाँ, आज हम 5 मुद्दे हम लेकर के आए हैं कि क्या कुछ चलेगा, जिसमें जाति चलेगी, नेता चलेंगे, विकास की बात चलेगी, बाहुबली चलेंगे या फिर प्रचार चलेगा। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। जरा कुछ लोगों से आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं उनसे रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति इतनी महत्वपूर्ण है क्यों, इस पर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। जरा उसे देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वक्त के साथ देश की राजनीति में कई दौर आए, कई बदलाव भी हुए। इनमें से आजाद हिंदुस्तान में कांग्रेस के एक छत्र राज्य को पहली चुनौती 1977 में 19 महीने के आपातकाल के बाद हुए चुनाव में मिली। तब देश ने कांग्रेस और इंदिरा गांधी की अधिनायकवादी सोच के खिलाफ चुनाव लड़ा और कई पार्टियों के संगम की धारा बनी जनता पार्टी को सत्ता सौंपी। जनता ने जनता सरकार के बदले की सियासत को नकार कर 1980 में हुए मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी को माफी भी दी और सत्ता दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की मौत के बाद पैदा हुए हालात का असर 1984 के चुनाव नतीजों पर दिखा। हालांकि इस नतीजे को सहानुभूति की लहर से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन हकीकत में ये जनादेश देश की अखंडता के लिए था। लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार की विफलता ने देश में गठबंधन की राजनीति के ऐसे दौर की शुरुआत हुई जो 3 दशकों तक जारी रहा। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने देश के तमाम राजनीतिक पंडितों के इस आकलन को ध्वस्त करके दिखा दिया कि न बीजेपी अपने बूते पर सरकार बना सकती है और न ही नरेंद्र मोदी पीएम बन सकते हैं। इसके बाद हुए 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विजय रथ चलता रहा। इन तमाम सफलताओं के बीच दिल्ली विधानसभा चुनावी नतीजे बीजेपी समेत देश की सियासत में भूचाल बनकर आए। यहां 2 साल पुरानी आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों को जीतकर तमाम रणनीतियों, आकलनों और राजनीतिक गुणागणित को ताक पर रख दिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, भारत की राजनीति में जो भूकंप दिल्ली से पैदा हुआ, उसके झटके बिहार होते हुए दूसरे राज्यों में भी महसूस किए जाएंगे या फिर वो यहीं तक सिमट कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन टीवी। तो बिहार चुनाव पर हमारी एक खास कवरेज लगातार जारी है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मिथिलेश प्रसाद जी हैं, नेता जेडीयू के। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कुमार जी, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ ही साथ आपको बता दें आनंद साहू जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और जैन टीवी के ग्रुप एडिटर दिलीप के सिंह भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी हमने रिपोर्ट देखी, ये लगातार ये जो जीत का रथ लोकसभा चुनाव के बाद लगातार चलता चला आ रहा है, पहली बार रुका दिल्ली के अंदर, क्या ये यहाँ से बिहार तक पहुँचेगा? और बिहार के अंदर अपने आप में कई समीकरण जिस पर हम चर्चा करेंगे, आज 5 खास मुद्दों पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 1 साल गुजर चुका है, जो एक पीक था, बहुत लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो समाप्त हो चुका है, ऐसा है क्या? देखिए, देश में सियासत हमेशा जो परिवर्तन हुआ बिहार से हुआ है। दिल्ली के चुनाव का जो असर है उसको लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, हम भी चर्चा कर चुके हैं, आपने भी बताया। लेकिन असल में बिहार में जो कुछ होगा, वहां से देश की सियासत न सिर्फ आगे चलेगी, बल्कि वहां पे जो कुछ होगा उससे तमाम देश में जो दल हैं उनकी भूमिका किस तरह की रहेगी उस पर भी काफी बड़ा असर होगा। और उससे भी ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई दिल्ली में बहुत सारे गुनाभाग, बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी खामियां, बहुत सारी चीज़ों पे अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं कि ये संपूर्ण राज्य नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं उस पर नहीं जाता हूँ। बिहार की सियासत से तय होगा बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, कांग्रेस का, जेडीयू का, आरजेडी का, नीतीश कुमार का, ये तमाम जो राजनेता हैं इनका भविष्य की एक नई शुरुआत जिसे कहते हैं, यहाँ से शुरुआत या अंत
दोनों की तैयारी हो सकती है। आपसे जानना चाहेंगे साहू साहब, जी। विकास जिसके मुद्दे पर जो है आपको बड़ा वर्डिक्ट मिला, 10 साल से लगातार वहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जिनमें से लंबे अरसे तक आप भी उनके साथ रहे। क्या इस बार बिहार के चुनाव में कई लोग जातीय समीकरण देख रहे हैं, कुछ प्रचार की बात है, बाहुबली है, विकास कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, या क्या वाकई में बिहार में विकास मुद्दा बन पाएगा, या बाकी जो चीजें हैं, चाहे वो जातिवाद हो, बाहुबलीवाद हो, संप्रदायवाद हो, ये चीजें भारी पड़ेंगी वहां पर, या प्रचार तंत्र हो? नहीं, मैं तो कहता हूं कि निश्चित रूप से जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक लोकसभा का चुनाव के दौरान एक संकल्प करके आगे बढ़े थे कि विकास जो है उसको आगे ले जाएंगे, और उसी विकास की जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की वो आगे बढ़ रही है। और नीतीश कुमार जी जिस विषय को लेके उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिक पार्टी है, मैं इसके साथ कैसे जाऊं, उसी पार्टी के कंधे में सवार होके यहाँ तक बैतरनी पार हुए। और लालू जी को जिसको 15 साल कोसते रहे जंगल राज, उसके कंधे में आप आके अभी बैठ गए हैं और सवारी करना चाहते हैं, बैतरनी पार करना चाहते हैं, तो बैतरनी पार नहीं होगा। जिस तरह से महादलित का बात करते थे नीतीश कुमार जी, आज वही महादलित के जो नेता जीतन राम मांझी जी, उनको किस स्थान पर पहुंचा दिया जब वो स्वविवेक से वो अपना निर्णय लेना शुरू कर दिए, तो उनको किस तरह से बहुमत साबित करने का नौबत पड़ गया और आखिर में उनको रिजाइन करना पड़ा। तो ये किस राजनीतिक इक्वेशन में, जातिगत इक्वेशन में, किसी भी ना विकास की विचारधारा में कहीं फिट नहीं खाते हैं। और ये सारे जो है एक कहावत है, चोर चोर मसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए हैं, अपनी लुटिया डूबते हुए देख रहे हैं, उससे घबराए हुए हैं, सब एक नाव में सवार हुए और नदी में जो है लंबा हो गया। विषय लंबा है आज का और सबको मौका मिलना चाहिए। मैं एक चीज बताना चाहता हूं जी, संक्षेप में जी, कि अगर अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हो गए। जब आपके साथ नीतीश जी थे तो ये सब बातें नहीं थी, बिहार में पूर्ण राज था, सब कुछ था, सब अच्छे थे। आज नीतीश जी 2 साल पहले आपकी गठबंधन जब टूट गई है तो नीतीश जी इतने बुरे हो, नीतीश जी को तो नकार दिया जनता ने, इसीलिए तो बिहार में जनता की आवाज को आप नकार रहे हैं, इसका मतलब आप जिस गठबंधन में थे। संजू जी मेरा सवाल सीधा है कि बिहार में इस बार कौन सा एजेंडा है जो क्लिक करेगा? विकास की बात बीजेपी भी कर रही है, विकास की बात नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, साथ में एक एंगल संप्रदायवाद का भी है, लेकिन क्या वाकई में विकास एक मुद्दा बनेगा, या हर बार की तरह जातिवाद, प्रचार तंत्र, बाहुबली, ये सब फैक्टर रहेंगे? विकास कितना महत्वपूर्ण होगा, इस पर आप बताइए। बिहार में विकास तो हुआ है, इसमें नीतीश जी के जब से नीतीश जी आए हैं उन्होंने एक सोच को बदलाव दिया है बिहार के अंदर में, और उन्होंने जो किया है वो आज बिहार का नाम एक अच्छे पटल पे लाके रखा है। इसका क्रेडिट तो आप बीजेपी को भी देंगे, बिहार की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। इसका क्रेडिट बीजेपी को देंगे क्या आप? बीजेपी भी तो लंबे समय तक साथ में रही। बिल्कुल भी नहीं। जो चीफ मिनिस्टर, सरकार शासन में हम 2 साल पहले ही टूटी ना, तो विकास की धारा को तो बीजेपी का विकास के जो बीजेपी क्यों नहीं कर रहे हैं विकास? नहीं, अब मजदार में हथकोले क्यों खा रहे हैं? आप जब बता रहे थे कि नीतीश जी, अभी आप दो साल पहले वही नीतीश जी आपके लिए सबसे बेस्ट थे, और 2 साल में अभी जब हो गया है तो वो सबसे खराब होगी, ये कैसे हो सकता है? चलिए जरा मिथिलेश जी की राय जानें। मैं ये, चलिए मिथिलेश जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मुझे पूरा करना। हाँ तो संक्षेप में जी। आज के जो नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है वो बिल्कुल बिहार का एक जो लोगों के बीच में जो ये था, संभावनाएं थी, वो बिल्कुल हटा है। बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी स्थिति हुई है। और जहां तक लालू जी के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक हो जाएगा? बाहुबलियों का लालू जी के साथ मिलकर कैसे ठीक हो जाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो है बिहार में लालू जी को जो पहले का जो चेहरा था और अब का चेहरा है, मुद्दा क्या रहेगा सर? मेरा सवाल ये था किस मुद्दे पर वो चेहरा बदल गया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने भी डीबार कर दिया चुनाव लड़ने से। आपके भ्रष्टाचार के कारण उसका चेहरा क्या बदल गया? अगर लालू यादव आता था तो रिजाइन हो जाता था। कांग्रेस का जो हाल हुआ है लालू जी के गठबंधन से, वही हाल नीतीश का होने वाला है। देखिए लालू जी के साथ जो गठबंधन हुआ है, ठीक है, जो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। उस समय का ग्राफ और कांग्रेस का अंतर हो गया है, आपको ये बात को जानना होगा। ठीक नहीं संजीव जी, मिथिलेश जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि किस मुद्दे पर आपको लगता है,
और अगर आप बिहार के विकास की बात करेंगे तो बीजेपी को कितना क्रेडिट देंगे और विकास कितना बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर इस बार रहेगा, सवाल मेरा ये है। देखिए विपुल जी, बिहार की जो आज विकास हुई है बिहार में, वास्तविक में अगर देखा जाए वो क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी का कहीं नजर नहीं आता है। बिहार का विकास लूटू नीतीश कुमार, उन्होंने जो संकल्पित होकर के बिहार में जो मूवमेंट शुरू किए थे वो कोई भारतीय जनता पार्टी का मूवमेंट नहीं था। इस बार एजेंडा वही रहेगा, मूवमेंट जो है वो शुरू किए थे नीतीश कुमार, एजेंडा विकास ही रहेगा। के साथ थे। सवाल सुन लीजिए, एजेंडा क्या इस बार चुनाव में विकास इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव निश्चित रूप से जानिए कि विकास और बिहार मॉडल जो उन्होंने तैयार किया है वो पूरे विकास और विचार की जो जिस टाइप से उन्होंने जो काम किया है, रोड हो या बिजली या जो वातावरण मिथिलेश जी लोकसभा में हारे क्यों तैयार किया है, उसका एक एजेंडा जो है जनता के बीच में ले जा करके। लेकिन जब आपके नेता बोलते हैं, आपके यहाँ के जितने भी नेता है वो हमेशा बात करेंगे सेकुलरिज्म की बात करेंगे। इस बार जब अब चुनाव काफी नजदीक आ रहा है, अभी तक सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की बात हो रही है। विकास किस तरीके से हुआ है, क्या काम हमने किए हैं, ये काम हमने किए हैं, इस पर मुद्दा नहीं हो रहा है। महादलित को किस तरीके से जस्टिफाई करने की बात हो रही है, बात संप्रदायवाद को रोकने की हो रही है, तो इसमें विकास की बात तो हो ही नहीं रही है। नहीं, महादलित की जहां तक की बात है तो मैंने ताज दिया, कुर्सी दिया, सम्मान देने का काम। ये आप ऐसी बातें कर रहे हैं मिथिलेश जी कि आपने दिया कि आपने दान में कुछ दिया जो आपका था। नहीं देखिए, एक तो दिलीप जी ये जो लोकतांत्रिक मूल्यों का आप हनन करते हैं, ये कह के कि हमने दिया, ये तो सरासर लगता है कि आपने ऐसा कुछ आपके पास था जो बिल्कुल आपका था और ये कोई राजतंत्र में थे जहां पे आपने पास ऑन कर दिया। नहीं, नैतिकता के आधार पर 10 वर्षों में एक छोटा सा कमेंट दिलीप जी आपसे जानना चाहता हूं, विकास कितना बड़ा मुद्दा होगा इस बार, क्योंकि दोनों तरफ से आपने जो नैतिकता के आधार पर हमने इस्तीफा दिया और एक सबसे दबे कुचले जो है दलित महादलित को मैंने वहां उस स्थान पर बैठाने का काम और उसको जबरदस्ती पदस्थ और जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको हसीन सपना दिखाया। अच्छा, कि मैं चुनाव मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मैं समर्थन दूंगा और नीतीश कुमार का विरोध करो, जनता दल यूनाइटेड का विरोध करो। और लास्ट समय में इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दलित को एक पछाड़ने का काम किया, समर्थन से वापस से मतलब नहीं ले पाया। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया और वही सवाल एक बार फिर है, क्या विकास को आप मुद्दा इस चुनाव का बनाएंगे, या जो अभी लालू जी लगातार कह रहे हैं जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को स्वीकृति दी है नीतीश कुमार के लिए, कि ये जहर उन्होंने इसलिए पिया है कि बिहार में उनको भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक जो तत्व है उनको रोकना है। तो सवाल है कि क्या मुद्दा सांप्रदायिक सेकुलर वर्सेस कम्युनल रहेगा या डेवलपमेंट वर्सेस जंगल राज होगा? इसका जवाब लेते हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, इसका जवाब आपसे लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। बिहार चुनाव पर खास कवरेज हमारी लगातार जारी है, आप बस बने रहिए, तुरंत लौटते हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए और हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव में इस बार कौन सा मुद्दा चलेगा, कौन सा हथियार चलेगा, जाति चलेगी, नेता चलेगा, बाहुबली चलेंगे, प्रचार चलेगा या फिर विकास का मुद्दा चलेगा। ब्रेक से पहले हम विकास पे बातचीत कर रहे थे। अब एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बिहार के चुनाव में बाहुबली फैक्टर। जी हाँ, ये लंबे समय से बिहार और ईस्टर्न यूपी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर होता है। क्या इसकी भूमिका है, जरा इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद ये कितना बड़ा फैक्टर होगा चुनाव में, इस पर चर्चा करते हैं। बिहार में चुनाव का नाम आते ही समाजवाद और जातीय समीकरणों के द्वंद्व के साथ जहन में जो एक और तस्वीर उभरती है वो है इन दबंगों की,
जिनका चुनावी राजनीति में दबदबा और दखल चर्चाओं में रहा है। कुछ ने पार्टियों में ऐसी पैठ की कि टिकटों के बंटवारे से जीत हार तक सब कुछ तय करने लगे। दबंग और आपराधिक छवि वाले इन नेताओं से बिहार में शायद ही कोई पार्टी अछूती हो। पप्पू यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पप्पू पर लालू ने हाथ रखा तो पहले विधानसभा पहुंचे और फिर संसद। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी सांसद बनवा दिया। अब वो पार्टी बनाकर उन्हीं लालू की राजनीतिक विरासत को चुनौती दे रहे हैं। संसद तक पहुंचे आनंद मोहन सिंह का नाम भी उन्हीं दबंगों में शुमार है, जिन्होंने अपराध के रास्ते राजनीति में अपनी पैठ पक्की की। डीएम हत्याकांड में उम्र कैद की सजा से पहले आनंद मोहन 2 बार लोकसभा सांसद रहे और जब कानूनी अड़चन की वजह से खुद चुनाव नहीं लड़ पाए तो अपनी पत्नी को सांसद बनवा दिया। कानून की नजर में आनंद मोहन भले ही अपराधी हों, लेकिन बिहार के विकास का दम भरने वाले नेताओं की नजर उनके प्रभाव वाले वोट बैंक पर है। उनके रसूख और रुतबे के आगे बिहार पुलिस की फाइलों में दर्ज हत्या और अपहरण जैसे जघन्य अपराधों के आरोप छोटे पड़ गए। हाल ही में हत्या और अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किए गए अनंत सिंह के जाति विशेष पर दबदबे के चलते ही सुशासन का दम भरने वाले नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपनी पार्टी से उन्हें विधायक बनाया, बल्कि ताजा मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई से बचते रहे। सीवान से सांसद रहे शहाबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि 2 दशक तक इस इलाके में वो अपनी समानांतर सरकार चलाते रहे। लालू के चहेते रहे शहाबुद्दीन फिलहाल जेल में है, लेकिन चुनाव की चर्चा शुरू होते ही सुर्खियों में आ गए। मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी और कई ऐसे नाम हैं जो चुनावी सुर्खियां बनाते रहते हैं। हालांकि विधानसभाओं के कार्यकाल के साथ इनके साथ लिखे गए पार्टियों के नाम जरूर बदलते रहे, लेकिन राजनेताओं की तर्ज पर अपने अपराध को जातीय और सामाजिक समीकरणों का मुलम्मा चढ़ाकर खुद को बचाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन टीवी। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, बाहुबली फैक्टर, एक समय नेताओं को संरक्षण देते थे, नेता उनको संरक्षण देते थे, ये उनके पक्ष में माहौल बनाते थे। धीरे धीरे स्थितियां बदली और अभी खुद सत्ता में आ गए हैं और अपने हिसाब से अपनी सरकार चलाते हैं। बड़ी पैठ हो गई है। कितना बड़ा फैक्टर ये होगा इस बार बिहार के चुनाव में? देखिए, नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। बाकी तो बिहार के लालू प्रसाद यादव जी के बारे में या अन्य जो भी हैं नेता, नीतीश कुमार जी के खाते में ये बात कि जितने दबंग नेता थे उन्होंने तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, एक्सेप्ट अनंत सिंह। और आखिर में उन्हें अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, जिसको बताया जा रहा है कि दबाव में की गई, लालू प्रसाद यादव जी के दबाव में की गई। जाहिर है कि जो स्थिति है बिहार में, बाहुबलियों की आवश्यकता क्यों है? कई सबसे ज्यादा अगर आपने खबरें देखी हो, अगर जिनको याद होगा, टेलीविजन चैनल या टेलीविजन की बातें याद हो, नलिनी सिंह की उन्होंने स्टोरी की थी कि बिहार में किस तरह से वोट कब्जे किए जाते हैं। तो इनका एक इस्तेमाल होता था शुरुआत में, लेकिन बाद में इनका आज भी जो उनका इस्तेमाल होते रहा डराने में या भय का माहौल क्रिएट करने में या मतदाताओं को प्रभावित करने में। साथ ही साथ इसमें जो एक बात है कि इन जितने भी ये नेता हैं, इन्होंने अपने एक तरह से जिस तरह से सियासी नेता किए थे, उसी तरह से इन बाहुबलियों ने भी अपने अपने जाति में अपना अपना कुछ आधार बनाया, कुछ युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करके उनको हथियार के तरह इन्होंने इस्तेमाल किया। तो मुझे लगता है कि उस हथियार का इस्तेमाल इस बार भी होने की तैयारी में है और उसको किए जाने की तैयारी भी है। और उसमें तमाम पार्टियां, अगर आप देखें कि पप्पू यादव को जिस तरह से उन्होंने लालू को चुनौती दी है, वो उनकी सियासत हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के साथ साफ साफ दिख रहा है। तो उनका इस्तेमाल क्या होगा? यादव वोट बैंक को डिवाइड करने के लिए होगा। उसी तरह शहाबुद्दीन का इस्तेमाल क्या हो सकता है कि कुछ मुसलमान वोट को प्रभावित करने के लिए हो सकता है। अनंत सिंह का अगर ये हाल हुआ है तो उसके संकेत क्या है कि आप एक स्पेसिफिक जाति में ये मैसेज देना चाहते हैं, दूसरे मतदाताओं को नियंत्रित करना चाहते हैं और उनके ऊपर प्रभाव बनाना चाहते हैं कि देखिए हमने ये कार्रवाई करके इस चीज को हम कहते हैं कानून का राज है। तो कानून का राज की जब बात करते हैं तो ये राज जो है साफ साफ खुल जाता है कि आप अनंत सिंह को अब तक क्यों बचाते रहे। और पहले तो बाहुबलियों की जब बात करते हैं तो बिहार में बाहुबली हमेशा से ही उनका कभी ऐसी स्थिति नहीं रही कि वो किसी को जिता पाए या हरा पाए,
लेकिन बाकी तमाम फैक्टर्स जब जाति, धर्म, विकास, ऐसे तमाम जब वो समीकरण बनते हैं, उस समीकरण में एक अहम भूमिका इनकी भी होती है। चले मिथिलेश जी, आपसे मैं बात समझ जाऊंगा, उसके बाद से साहू जी के पास आता हूं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कार्रवाई तो की गई अनंत सिंह पर, लंबे समय से मामला चल रहा था, लेकिन जब उसमें भी कहा यह जा रहा है कि जाति विशेष को खुश करने के लिए कार्रवाई की गई, साथ ही साथ बात सुशासन की आप कर रहे हैं, लेकिन जिस एसपी को आपने जो है तुरंत ट्रांसफर कर दिया और कहा यह जा रहा है कि अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, लेकिन चूंकि अनंत सिंह के दबाव में उसका ट्रांसफर किया गया, बाद में लगा कि नहीं मैसेज ठीक नहीं जा रहा है तो अनंत सिंह को भी अंदर करवा दिया गया। क्या स्थिति है बिहार में? नहीं, देखिए, सुशासन और विकास नीतीश जी का जो है एक एजेंडा में रहा है। अरे बाहुबली पे बात करिए, जिस पे सवाल आप और जहां तकला ट्रांसफर की बात है जी, तो ट्रांसफर देखिए, वो तो प्रशासनिक जो है लाइन ऑर्डर ठीक रखने के लिए तबादलाएं की जाती है। जब उनकी अगर सुन लीजिए, जब उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी अनंत सिंह की, उसी समय तमाम उनके अंदर प्रशासनिक बदलाव हो गए, तमाम सुशासन हो गया। ये इस तरह जस्टिफाई मत पर दूसरे भी पदाधिकारी आए और पदाधिकारी आने के बाद जो है उनको जो है अरेस्ट किया गया है। लालू यादव कहते हैं मेरे दबाव में हुआ, बाद में आकर के आप कहते हैं ना हम किसी के दबाव में काम करते हैं, ना किसी के बचाव में काम करते हैं। किसी की दबाव में नहीं हुई है। लालू यादव झूठ बोल रहे हैं या नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं? वहाँ आप पर इसी से अंदाजा लगा सकते हैं बाहुबलियों की शक्ति किस तरह की है। वहाँ पर कानून की राज स्थापित करने के लिए और नीतीश जी का एक एजेंडा है कि कोई भी गड़बड़ी करे। मिथिलेश जी, आपको मैं अभी वो तस्वीर मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास बता नहीं पा रहे सरकार मैं आपको बता देता हूं मिथिलेश जी, नीतीश जी आनंद मोहन के गांव गए थे, उनकी माता जी के पैर छू के प्रणाम किए थे और उन्होंने चुनाव से 2010 में, आपको याद होगा वो तस्वीर आपके पास भी होगी, तो बिहार में बाहुबलियों का असर प्रभाव कितना है, अनंत सिंह को कब तक वो लगातार बचाते रहे, ये बिहार में किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह के जो भी बाहुबली उनका हो सकता है, उनका इस्तेमाल किस तरह से राजनेता करते हैं, लेकिन इनका असर को आप बिल्कुल दरकिनार करके बिहार के चुनाव की बात करें तो मुझे लगता है कि वो सच्चाई से थोड़ा परे होगा। साहू साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो बाहुबलियों की स्थिति है, अब पप्पू यादव की आपकी जो स्थिति दिखाई दे रही है, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, अब क्या कितना बड़ा रोल बाहुबलियों का रहने वाला है इस चुनाव में, और क्या आपकी पार्टी या आपका गठबंधन इस बात को ध्यान में रखेगा कि बाहुबलियों को राजनीति से दूर रखा जाए, या फिर जीतना है तो सब कुछ जरूरी है? सब कुछ। देखिए, मैं तो कहूंगा कि लालू यादव खुद बाहुबली हैं, नीतीश कुमार खुद बाहुबली पालते हैं। अपनी पार्टी का बताइए। और लालू यादव बाहुबली नहीं है, मुझे लगता है साहू जी आप गलत बोल रहे हैं। लालू यादव बाहुबली नहीं है, सुन लीजिए, समझे ना, मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बोला हूँ। किस तरह से दादागिरी करके हर एक विधायक को डरा के कैसे काम करते हैं नीतीश। फर्क नहीं पड़ेगा, आपके साथ गठबंधन में है, सूरज भान आपके उस पार्टी में है, आप जो है टिप्पणी करेंगे आप? रमा सिंह जो एमपी बने हैं जिनके साथ गठबंधन करके, तो ये बीजेपी का दामन उतना ही दागदार है बिहार में बाहुबलियों को लेकर जितना अन्य पार्टियों को। दादागिरी के साथ हम लोग कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। इनके और साथ दूसरी बात, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में कोई अपना खुद पार्टी का कोई है। ऐसा नेता नहीं है जो दादागिरी को समर्थन करता है। कांग्रेस और बिहार लालू जी का इतिहास देखिए, अभी लालू जी का दबाव में आके जो है संरक्षण ले रहे हैं, अरेस्ट किए हैं और बोलापन। चलिए कांग्रेस से बात। एक मिनट मुझे संजीव देखिए, सबसे पहले तो एनडीए का है, इनके पास रमा सिंह। बाहुबलियों की स्थिति क्या होने वाली है? की स्थिति पे मैं आ रहा हूं, कितनी महत्वपूर्ण मैं उसी पे आ रहा हूं। आप एक मिनट मुझे बताने दीजिए। सूरज भान, राजन तिवारी, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी पप्पू यादव से मिलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, पप्पू यादव सांसद हैं, इस नाते तो मिल सकते हैं। सांसद मुलाकात होना और इसमें राजनीति होना, और वो शासन की पत्नी आपके पार्टी में है, पत्नी है तो पत्नी सांसद पार्टी में है, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वो आपके साथ गठबंधन में, आपके साथ आप देखिए, कांग्रेस पार्टी बिहार में तमाम तरह के अपराधी
संस्करण जो हुए हैं राजनीति के, संरक्षण देने के पहला काम आपने किया। बहुत बड़ा वो इतिहास। आपातकाल संजय गांधी को इसका क्रेडिट जाता है पूरे देश में। नहीं, आपको देखिए, पता होगा जो कि आपातकाल के बाद आपातकाल किस एक तरह अलग से स्थिति गुंडों थी, का मैं उसमें इस्तेमाल कोई यहाँ सियासत पे- में हुआ है। नहीं, तो इसलिए आपातकाल- आप कम से कम ये नहीं, मैं यही जो चीज आपने मैं बताना चाह रहा हूँ। आपातकाल संजय जी, वो सब अभी प्रशासनिक मैं गुंडे और बाहुबली पालतू की बात गुंडे कर रहा हूँ। आपातकाल दोनों एक अलग कांग्रेस स्थिति की थी। नीति रीति रही उस समय है, देश वो की अलग पालते भी स्थिति हैं, थी। इस्तेमाल भी आज देश करते की अलग हैं। स्थिति है। कांग्रेस की नीति अराजकता, आज के घमंड, टाइम में क्या हुआ असत्य है और कि अखंड आज में जो है जितना घमंड में जिम्मेवार किस प्रकार एनडीए है। इमरजेंसी आया और किस प्रकार से देश में जो है आनंद बिहार साहू में जी, किस मैं तरह से बोल रहा लोगों हूँ, को अब मुझे कुचला बोलने गया। दीजिए। चलिए, चलिए, ये इसी- किसी से मुझे- छिपा मुझे हुआ नहीं बोलने है। दीजिए, ये बात और मैं पूरा कांग्रेस बोलूं। बोलिए, इसीलिए बोलिए, शून्य की ओर बढ़े हैं। संजय जी अपनी हाँ, बात मुझे बहुत संक्षिप्त कंप्लीट सर, प्लीज मत होगिएगा जी, अपनी बात देखिए, करिए, आज ब्रेक के लेना। टाइम में ये है कि जितना पहले का जितने भी आप दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड मिला के देखें, अपना भी तो बताइए। हाँ, अपना भी। हमारे यहाँ को आप बताइए कौन आपराधिक छवि के हैं, आप बताइए बिहार सबसे में कौन पहले- आपराधिक सबसे पहले छवि के हैं। संरक्षण हमारे यहाँ देने का नेता है काम तो मैं किसने बात करूंगा। आप बताइए, एक नाम बताइए हमारे आप यहाँ। सत्ता में एक नहीं। नहीं 100 अनेक नाम है। अभी आप जल्द समय पप्पू हमें यादव ब्रेक पप्पू दीजिए। यादव की लेकिन पत्नी, इनके पप्पू पास यादव की लिस्ट है, पत्नी मेरे पास कांग्रेस लिस्ट के है। टिकट मैं पे अभी सांसद आपको बनी लिस्ट थी। दे मेरे देता पास हूं। एनडीए का लिस्ट है कि देखिए मैं आपको बिहार पप्पू में लिस्ट यादव आपको की बताऊं। पत्नी छवि के कांग्रेस लोग हैं। से कांग्रेस से एमपी बनी या नहीं, इसका जिक्र कर दीजिए। क्या पप्पू यादव की पत्नी पप्पू यादव की पत्नी बनी, लेकिन उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामला दर्ज हैं? वो कोई एक महिला है, वो महिला को हम लोग को ये करना है। ऐसा जब थोड़ी है कि आपको वो हर पप्पू कोई यादव- अपराधी हो जाएगा। अब उनका पप्पू- पति का रिकॉर्ड दूसरा सवाल होता है वो और नहीं है। पत्नी का रिकॉर्ड दूसरा होता है। ये कोई ये नहीं है। चले इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन अभी तमाम मुद्दों पर चर्चा करना बाकी है। अभी भी हमारे पास तमाम एजेंडे हैं, नेता है, जाति है, क्या कुछ फैक्टर होंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बाहुबलियों के मुद्दे पर पहले नेता खुद संरक्षण देते थे और अब संरक्षण देने के बाद बाहुबलियों की स्थिति ये हो गई, वो खुद नेता बन गए हैं और बाकायदा सरकार चला रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बिहार चुनाव पर चर्चा जारी है। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं और हम बात कर रहे हैं बिहार के चुनाव की। बिहार के चुनाव में कौन सा फैक्टर, कौन सा हथियार इस बार चलेगा, जिसके बल पर कोई भी गठबंधन या कोई भी दल अपनी सरकार बना पाएगा। तमाम मुद्दों पे हम बातचीत कर रहे हैं। बाहुबलियों के मुद्दे पे हमने बातचीत की, बाकी क्या कुछ मुद्दे हैं इस पर बातचीत की, विकास कितना महत्वपूर्ण होगा इस पर बातचीत की। लेकिन जातीय समीकरण बिहार की राजनीति में काफी अहम रोल प्ले करता है। तो क्या विकास वर्सेस जातीय समीकरण होगा, कैसी क्या स्थिति होगी, इस पर पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चुनावी आहट के साथ ही बिहार में चाय की दुकानों से सत्ता के गलियारे तक चुनावी चर्चा का दौर चालू हो जाता है। लेकिन इस चर्चा का फोकस शिक्षा, रोजगार, विकास, सड़क, बिजली और पानी जैसे मुद्दों के बजाय जातीय गुणा गणित होता है। फिर चर्चा करने वाले चाहे नेता हो, जनता या फिर पत्रकार, सबकी नजर बने या बनने की संभावना वाले जातीय और सामाजिक समीकरणों पर होती है। चुनाव प्रचार से लेकर पार्टियों की रणनीति तक पूरा ताना बाना भी इन्हीं के इर्द गिर्द बुना जाता है। हालांकि 2005, 2010 के विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जातीय वोट की गोट को पीटने का काम किया। इसके मास्टरमाइंड रहे लालू और उनकी पार्टी लगातार 2 विधानसभा चुनावों में सत्ता से बेदखल रही। लोकसभा चुनाव में उनके तमाम समीकरण इस कदर ध्वस्त हुए कि वो परिवार के एक भी सदस्य को चुनाव नहीं जितवा पाए। इसके बावजूद बिहार की राजनीति में दखल रखने वाली पार्टियां जातीय गढ़ से उबर नहीं पाई। लालू के जंगल राज के खिलाफ बिहार की जनता ने जिस नीतीश को अपना नेता बनाया, उन्हें सत्ता की चाबी लालू के साथ में ही नजर आ रही है। तो जाति और अपराधीकरण के खिलाफ देश भर में राजनीति करने वाली बीजेपी को अपना जातीय समीकरण बैठाने के लिए पासवान, कुशवाहा और मांझी को साथ लेने में समझदारी दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल लाजमी है, क्या वाकई चुनावी राजनीति में जातीय समीकरणों को नकारा नहीं जा सकता है या फिर सत्ता के लालच में पार्टियां इन्हें छोड़ने का रिस्क उठाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जन न्यूज। तो जातीय समीकरण सही बैठ जाए, इसीलिए महागठबंधन बनता है, इसीलिए दलित महादलित की कैटेगरी बनती है। क्या कुछ स्थिति रहने वाली है दिलीप जी? बिहार के इतिहास पे अगर हम देखें तो जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा है।
लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से इस बार काफी हद तक चीजों को नकारा गया। इस बार के विधानसभा चुनाव में जातीय फैक्टर किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इसीलिए जीतन राम मांझी को नजदीक लाने की कोशिश करती है, लालू यादव नीतीश कुमार मिलते हैं कि वोटों का बिखराव ना हो। कैसे देख रहे हैं इस बार जातीय फैक्टर को आप? देखिए, कास्ट फैक्टर देश के तमाम राज्यों में और देश में लगातार एक फैक्टर रहा है चुनाव में, हमेशा से एक ऐसा। लेकिन बिहार में जब इसको हम देखते हैं तो बिहार में इसमें प्रचार ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे खुल के बातचीत लोग करते हैं। और जो समाज में अब जब देखेंगे बात करते हुए, तो दो जाति के लोग जो अलग अलग वोट करते हैं वो भी आपस में जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इनको वोट दे रहे हैं और हमारा आधार ये है। तो वो नेता से आइडेंटिटी को जोड़ते हैं। बहुत सारे मतदाता हैं जिनको आप देखेंगे एक्स कास्ट के लोग एक पर्टिकुलर लोगों से, एक पर्टिकुलर नेता से अपने आप को जोड़ते हैं। ये शायद हर जगह होता हो, लेकिन बिहार में खुल के इस पे बात भी होती है, चर्चा भी होती है, लोग कहते भी हैं, लोग मानते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस जाति के वो नेता होते हैं उनके पास उन जातियों के लोग जाते हैं और जाके वो डिमांड करते हैं कि आपको ये करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे देश में, बहुत सारे, बिहार ही ऐसा राज्य है जहां से देश ने तमाम उन नेताओं को देखा है, चाहे जेपी हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने इस तमाम जो जातीय व्यवस्था ये जो व्यवस्था है जाति की या जातीय समीकरण से बाहर निकल के देश को उन्होंने नई दिशा दी है, राजनीति को नई दिशा दी है। तो लेकिन वो बिहार के नेता हैं। बिहार में कास्ट फैक्टर सबसे अहम है और वही कारण है जिसके कारण तमाम जो ये आप देख रहे हैं, जिस तरह के सियासी गठबंधन हो रहे हैं या जिस तरह से सियासी गठबंधन में लोग आज कुछ आ भी रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं और आते जाते रहे हैं। रामविलास पासवान कहाँ थे, वो कहाँ आए, फिर पहले कहाँ थे, नीतीश कुमार जी पहले कहाँ थे, अभी कहाँ आए, लालू जी कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस पार्टी के बिना भी वो चुनाव लड़े, ये जो तमाम पासवान के साथ वो लड़े। तो ये जो तमाम स्थिति है उसमें ये जो एक दूसरे के साथ आते हैं, उसके आने के पीछे कोई उनके वैचारिक दृष्टिकोण नहीं है या कोई उनका एक बिहार राज्य को एक विकसित राज्य बनाना है, कोई एक राजनीतिक ध्येय है, एक सामाजिक ध्येय है, वो नहीं है। वो महज और सिर्फ वो सीमित है कि आप कुशवाहा को जोड़ के कितना % वोट ले सकते हैं, पप्पू यादव को जोड़ के कितना % यादव का वोट तोड़ सकते हैं, लालू को जोड़ के आप यादव और मुसलमान वोट को किस तरह से आप एक विनिंग समीकरण बना सकते हैं। मुझे लगता है ये तमाम चीजों को लोकसभा में बिखरी नहीं थी। लोकसभा में एक तरफ एक गठबंधन था एनडीए और दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष था। तो आप देखेंगे अगर मत का प्रतिशत देखेंगे तो वो एनडीए से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो उसी के आधार पे ये गठबंधन, उसको आधार मान के गठबंधन किया गया। लेकिन ये जिस युग में हम हैं उसमें कुछ एक वर्ग ऐसा भी है जो इससे बाहर निकल के बिहार को ले जाना चाहता है। तो सवाल यहां पे है कि क्या इस समीकरण को इस बार विकास या डेवलपमेंट का एजेंडा जो है वो ध्वस्त कर पाएगा या नहीं। सवाल इतना तक है। आपसे जानना चाहेंगे साहू साहब, जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण होता है और आप भी इससे, आपकी पार्टी भी इसी समीकरण के तहत काम कर रही है, चाहे वो जीतन राम मांझी को नजदीक लाना हो, पप्पू यादव को नजदीक लाना हो, इधर पासवान साहब के अपने वोट बैंक है। कैसे देखें, क्या इस बार ये जो अब तक चला आ रहा है बिहार चुनाव में टूटेगा या नहीं टूटेगा, कैसे देख रहे हैं आपसे? मुझे लगता है कि बिहार जिस तरह की स्थिति 31% आपको वोट मिला था, ही नहीं, आप एक चीज और भूल रहे हैं, 47% जो है विपक्ष एक साथ हो गया। एक चीज और भूल रहे हैं कि जिस प्रकार से जाति का जो आपने गिनती कराया उसमें मुस्लिम को आप गिनते ही नहीं है। मुस्लिम समुदाय को जो अपना ये जो अल्पसंख्यक हैं उनको, ये जो कांग्रेस है, आरजेडी है, नीतीश है, ये इनको लगता है कि हमारे पॉकेट का ये मनी है, कहीं जा नहीं सकती है, वो अपने गुलाम समझते हैं इस समुदाय को। तो मुझे लगता है अब ये गुलामी ये मुस्लिम समुदाय करने वाले नहीं है। इस बार जिस प्रकार से लोकसभा में सभी कास्ट, सभी रीजन, सभी धर्म, सभी प्रकार के लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता अब इस कास्ट और ये जो जोड़ तोड़ है इन सबसे उठ करके विकास की जो धारा है उसको लाने में निश्चित रूप से निर्णायक
वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसका एक कारण और है कि जिस प्रकार से देखिए वोट जो अगर आप देखें तो आरजेडी को जो वोट मिला था परसेंटेज और जदयू को जो वोट मिला था और कांग्रेस को, तीनों का वोट जो है अगर उसको जोड़ने के बाद भी और हमारे जो अभी जो वर्तमान गठबंधन है उसको अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार हमारी बनेगी। और इनका मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब उस समय जो वोट मिला था वो बीजेपी आरजेडी और कांग्रेस का जो नकारात्मक राजनीति था उसके आधार पर जदयू अभी उनके नाम राजनीतिक इतना ही सकारात्मक है तो आपने सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित करते? चले ठीक हमारे प्रधानमंत्री आपके जो बीजेपी जो महाराष्ट्र में भी लड़ाई चल रही है, हरियाणा में भी लड़े, दिल्ली में भी लड़े, अभी रामविलास जी का ये जो बिहार के अंदर दलित महादलित ये जो कैटेगरी बनी है, एक सेकंड, जो उसके पीछे भी कारण यही रहा है, क्योंकि मैं आपको जरा आंकड़े देता हूं। जो पिछड़ी जाति है करीब 21% के आसपास है, महादलित इसमें 10% के आसपास है, इसके अलावा मुस्लिम वोट करीब 15% के आसपास है, 14.7% के आसपास है, और बाकी जो जातियां हैं जो वहां पे डोमिनेट करती हैं, जिसमें राजपूत हुए, भूमिहार हुए, ये करीब 10% के आसपास ही 10-12% में सिमट जाते हैं। तो क्या इस वजह से ही तमाम अलग अलग कास्ट फैक्टर होते हैं, और कितना महत्वपूर्ण रहेगा इस बार मिथिलेश जी? विपुल जी, हम थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहे हैं। नहीं आगे ही चलिए, समय कम है और मुद्दे पे बताइए। आरोप कहूंगा एक बात, नीतीश कुमार जी का जो सरकार आई लगातार जो 10 साल, ये सरकार देखिए नीतीश कुमार जी की जो जातीय फैक्टर की बात करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन, उनकी जात का मुश्किल से 4-5% है। ये बात पर थोड़ा सा गौर करिए। 3.5% दूसरी बात है कि आप जो है, दूसरी बात कर रहा हूं, आप उनको नहीं, आप ये देखिए जी कि वो जो सरकार आई उनकी नीतीश जी की, वो सरकार में जातीय फैक्टर नहीं, तमाम जाति के वोट उनको दिए और वो वोट जो है सरकार में तब्दील आप मिथिलेश जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के आपको पता है आपने अगड़ी जातियों का वोट जोड़ा, आपने वैश्य समाज का वोट जोड़ा, आपने कट्टर जो हिंदुत्व है उसका वोट जोड़ा, आप जो एक हिंदुत्व के साथ साथ जो चलने वाले हैं उनका वोट जोड़ा, आपने कई वोट जोड़ा। ये जो आप कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जो 3% 5% जो भी है उस परसेंट के वजह ही वो नेता क्यों बने, क्योंकि वो एक पहले जिस जाति से वो आते हैं वो पिछड़ी जातियों में सबसे अगड़ी जाति है, यादव और कुर्मी और कोयरी, आपको पता है ये बात। और आप ये जानते हैं कि ये जोड़ तोड़ में नीतीश कुमार जी ने पासवान को हटा करके महादलित बनाया, आपको पता है कि यादव को हटा करके आपने अति पिछड़ा बनाया। तो ये जो पूरा जोड़ घटाव बीजेपी के साथ मिलने के बाद नीतीश कुमार जी ने किया, और उस गठबंधन से पहले नीतीश कुमार जी को पता था कि लालू के साथ गठबंधन या उनका कुछ भी आगे जाना तय नहीं था, उनका भविष्य नहीं था, राजनीतिक भविष्य। तो बीजेपी के साथ मिलकर आपने एक सामाजिक समीकरण को बनाया जिससे बीजेपी को भी फायदा हुआ और आपको भी फायदा हुआ। दिलीप जी, मैं वही बात करना चाह रहा हूं कि जो आप कर रहे हैं, देखिए जो नीतीश जी की सरकारें आई उस सरकार में जाति फैक्टर नहीं था कहीं। क्यों नहीं था? ये क्या फैक्टर था? कौन सा फैक्टर काम कर रहा था वहां पर? जो है अगर जाति फैक्टर आपके जहन में नहीं था तो आपने अति पिछड़ों को और महादलितों का बना करके क्या कर रहे थे आप? दूसरी बात बताता हूं, मैं बताता हूं आपको, जाति फैक्टर जो है नीतीश जी की सरकार आने के बाद ध्वस्त हुआ है बिहार में। आपको याद होगा कि एक वहां पे जब नीतीश कुमार जी बने थे मुख्यमंत्री तो क्या वहां पे नारे चल रहे थे, किसको मिला ताज और किसका है राज? नहीं, मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है, देखिए वो मैं तो उन चीजों में नहीं, लेकिन उनका भी पॉपुलेशन कितना है मिथिलेश जी? जाति आधारित सियासत की बात जो है, उनका भी पॉपुलेशन नहीं, जाति आधारित सियासत बिहार की सच्चाई है, और आप उस सच्चाई को लगातार अपने पक्ष में करने के लिए आपने नए नए हथकंडे अपनाए थे। वो हथकंडा कुछ काम किया, कुछ जगह पे काम जब असर दिखाना छोड़ दिया तो आप लालू प्रसाद यादव जी के साथ क्यों गए हैं? कौन सा आकलन है आप बता सकते हैं? नीतीश कुमार जी का वो कौन सा आकलन है,
कौन सा विकास का एजेंडा है जिसको लालू जी सिंबलाइज करते हैं? नहीं, इस बार का जो एजेंडा, क्या लालू जी सिंबलाइज करते हैं उस डेवलपमेंट के एजेंडा को बिहार में? नहीं, इस बार की जो चुनाव है, पहले स्पष्ट करने दीजिए, इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव में एनडीए का घटक दलों की देखिए तालमेल, जातीय आधारित सबसे बड़ी फैक्टर तो अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो जातीय फैक्टर का पैदा करने का काम जो दबा हुआ था उसको उभारने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप ये आरोप डेफिनेटली लगाएंगे और आपको जवाब देंगे। मैं जवाब लेकिन देता हूं। आप जब भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाते हैं आज तो भारतीय जनता पार्टी के 17 साल गठबंधन को आप कैसे देखेंगे फिर? नहीं, वो कौन सा गठबंधन था? वो कौन सा पाक गठबंधन था जिसको भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने बनाया था? वो किस आधार पे था? वो कौन सा वैचारिक आधार था? वो कौन सा डेवलपमेंट का एजेंडा था जिसको नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे थे? ये जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है इसमें जातीय आपके पास कोई जवाब नहीं है। और इस बार जो है जिस टाइप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठन हुआ है, जिस टाइप लेकिन से कांग्रेस ने मूवमेंट लताड़ा तैयार किया गया है, नहीं रहे, अभी फिर से वो गठजोड़ आधारित है। जा करके आप मिलके काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ने काम कर रहे हैं। संजय जी की बात सुन लीजिए, संजय जी की बात सुन लीजिए। जी संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा। मैं एक ही चीज जानता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद जब स्टेट का इलेक्शन हुआ तब जनता बहुत भ्रमित थी कि ये बहुत सारे जाति फैक्टर इस बार रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं एकदम क्लियर कट बहुत छोटा और बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। ये अश्वमेध का घोड़ा दिल्ली आके रुक गया है जो उन्होंने चलाया था, और बिहार जाके ये खत्म हो जाएगा। आप कहाँ रहे वहाँ? अश्वमेध का घोड़ा जहाँ रुका, कहीं नहीं रहे तो आप तो जीरो में से नेगेटिव में चले गए। चले एक और ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौट रहे हैं। ना। ब्रेक के बाद भी अगर हम ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बनेंगे। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार चुनाव पे हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम मुद्दों पे हम चर्चा कर चुके हैं। समय बहुत कम बचा हुआ है और अब हम बात करते हैं क्या प्रचार तंत्र भी कितना बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जैसे पुराने नेता ट्विटर पे आ जाते हैं, पर्चे पर चर्चा होती है और इस चुनाव प्रचार को भी उसी तर्ज पर डिजाइन, उसी कंपनी से डिजाइन करवाया गया है जिसने कि चाय पे चर्चा जो है डिजाइन किया था। क्या भूमिका प्रचार की रहने वाली है, ये खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अगर बिहार के सीएम नीतीश कुमार तकनीकी के सहारे एक साथ कई जगह के लोगों से मुखातिब हों तो ताज्जुब मत कीजिएगा। लगातार तीसरी बार बिहार विजय के लिए नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रचार की थीम पर अपना विधानसभा चुनाव प्रचार तैयार करवाया है और इसके लिए उन्होंने उसी टीम को लगाया है जिसने मोदी का कैंपेन डिजाइन किया था। यानी जनसंपर्क और चुनावी मीटिंगों में इस बार हाईटेक कनेक्टिविटी का ट्विस्ट भी होगा। मोदी के चाय पर चर्चा के थीम को नीतीश कुमार ने पर्चे पर चर्चा का कार्यक्रम बनाया है जिसमें वो लोगों से मुखातिब होंगे। 3 पन्नों में 10 साल के शासन की उपलब्धियां बताएंगे, एक पेज पर मोदी सरकार की खामियां गिनवाएंगे। इसके साथ ही उनके बढ़चला बिहार स्लोगन को सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सिर्फ नीतीश ही क्यों, देशी और देहाती की बात करने वाले लालू प्रसाद की पार्टी भी प्रचार के आधुनिक तौर तरीकों का सहारा लेगी। 2014 के लोकसभा चुनावों में वेब कास्टिंग से लेकर 3D तक प्रचार के तमाम आधुनिक माध्यमों का इस्तेमाल करने वाली बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटेगी। उसके कैंपेन में हाईटेक से हाईटेक और आधुनिक माध्यमों का सहारा लिया जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रचार के तरीके अलग राजनीति मिजाज वाले बिहार में कितना कारगर साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन की। सभी मेहमानों से ये हमारा निवेदन है, क्योंकि समय बहुत कम है तो छोटी छोटी टिप्पणियां हम लेंगे। सबसे पहले दिलीप जी आपके साथ, प्रचार कितना महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार के चुनाव? प्रचार महत्वपूर्ण हमेशा रहा है और रहेगा। आप नई तकनीक आ रही है, लेकिन सवाल है प्रोडक्ट क्या है।
प्रचार के जरिए आप प्रोडक्ट क्या बेचेंगे? क्या आप जाति को बेचेंगे, क्या विकास को बेचेंगे, क्या आप बाहुबलियों को बेचेंगे, क्या आप जंगल राज को बेचेंगे, आप सुशासन को बेचेंगे, आप किस चीज को बेचेंगे? क्या आप नीतीश कुमार को बेचेंगे, लालू प्रसाद यादव को बेचेंगे, किसको बेचेंगे? आप नरेंद्र मोदी को बेचेंगे, सुशील मोदी को बेचेंगे, रविशंकर प्रसाद को बेचेंगे, राजीव प्रताप रूडी को किसको बेचेंगे? तो सवाल प्रचार नहीं है, सवाल प्रोडक्ट क्या है। और यहाँ पे फंडामेंटली जो भी प्रोडक्ट बिहार के पास मौजूद है उसमें बहुत कुछ बदलाव नहीं है। मुझे लगता है कि बिहार में वही पुराने नेता हैं जो जनता के सामने हैं, वही पुरानी पार्टियां हैं जो जनता के सामने हैं, और उसमें कुछ नयापन प्रचार जरूर ला सकता है, प्रचार के माध्यम से नयापन आएगा। लेकिन मुझे लगता है कंटेंट में जब तक जनता को नया विकल्प नहीं मिलेगा तब तक प्रचार से बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की उम्मीद मुझे नहीं है। 3D और ये जो तमाम तकनीकें हैं जो जितना काफी अवेयर भी है बिहार का जो वोटर होता है पॉलिटिकली, कितना ये कोई फैक्टर होगा क्या कि किस तकनीक का इस्तेमाल आप मैंने वही कहा कि आप पहुंच जाएंगे लोगों तक, लेकिन लोगों के पास नया कोई विचार तो होगा नहीं, नया कोई एजेंडा तो होगा नहीं। उस नए प्रचार और प्रचार में आप किस तरह के प्रोडक्ट को पुश करते हैं, और वहां पे जो खरीदार है, जैसे आप कंज्यूमर वोटर कह रहे हैं, क्या उसमें उसके लिए कोई वाकई कोई परिवर्तित नई चीजें हैं क्या? वो चीज एक महत्वपूर्ण है। वही नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ जब जाएंगे तो लोग कैसे रिएक्ट करने वाले उस प्रचार से, वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जब बिहार के चेहरे बनेंगे तो उनको लोग कैसे वोट करेंगे, ये तमाम ऐसे। और वो राहुल गांधी जब पीछे पीछे खड़े होंगे नीतीश कुमार और लालू यादव के तो किस तरह से दिखेंगे? ये तमाम चीजों पे लेते हैं, समय समाप्त हो गया। साहू जी, प्रोडक्ट कहा जा रहा है आपके पास है ही नहीं, लालू यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी निर्वंशी है, तमाम तरह के बयान आए, लेकिन प्रचार में क्या इस बार भी नीतीश को, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी का ही चेहरा होगा? लोग कंफ्यूज नहीं होंगे? आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारी पार्टी जो है उसमें जैसे मुख्यमंत्री का जो निर्णय होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड में किया जाता है वो, लेकिन यहाँ पर हमारा लगभग ये माना जा रहा है कि अभी हालांकि चुनाव थोड़ी दूर है, लेकिन ये माना जा रहा है कि शायद हमारे पार्टी के तरफ से ये निर्णय बन रही है कि शायद नरेंद्र मोदी जी का चेहरे को ही आगे ला करके 2014 लड़ा जाएगा। चुनाव बहुत लोग कह रहे थे प्रचार के बदौलत जीता गया। बिहार में प्रचार की कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं नए माध्यम है? एक तो मैं कहूंगा कि बिहार की जनता जो है बहुत ही अवॉइड होती है, वहां के युवाओं को या वहां के जो चौपाल में बैठने वाले को, चाय बेचने वालों को, रिक्शा चलाने वाले को, सभी को मालूम होता है कि वहां की राजनीतिक गणित क्या होना चाहिए, किस तरफ हमें वोट करना है, ये सबको मालूम होता है। और इसीलिए मुझे लगता है इस बार ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा कि किस प्रकार से 15 साल की जंगल राज वाला एक साथ बैठ गया है। तो निश्चित रूप से प्रचार जो है नेतृत्व में जाएंगे, प्रचार कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, नए नए तरीके महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, सीएम जाके नहीं बनेंगे, और वहां का जो प्रचार होगा वो सुशासन वर्सेस कुशासन होगा जो बीजेपी सेंट्रल में कर रही है और स्टेट में। चलिए ठीक है, मिथिलेश जी आखिरी कमेंट आपसे। आपकी पार्टी भी अब नई नई तकनीक अपना रही है, चाय पे चर्चा की जगह पर्चे पे चर्चा हो रही है, कितना महत्वपूर्ण होगा इस बार प्रचार? आज जो है नीतीश कुमार जी का जो विकास जो उन्होंने किया है, सुशासन जो स्थापित किया है, वो जनता के बीच में है, जगजाहिर बात है। 28,000 पुल पुलिया बनाए हैं, रोड बनाए हैं, और उन्होंने कहा है कि बिजली अगर आपके गांव तक नहीं पहुंचा तो मैं आपका वोट मांगने नहीं आऊंगा। बीजेपी की तो नकल है, विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, और इसी मुद्दे को लेकर के पर्चा पर चर्चा पर हमारे नेता जाएंगे। ये जो नकल है, चाय पे चर्चा से पर्चे पे चर्चा, ये नकल से पास हो पाएंगे आप? नहीं, नकल हमारी नहीं है, हम जो किए हैं हम केवल वही जाके बखान करेंगे, वही बताएंगे लोगों को। वो कह रहे हैं बखान करेंगे, बिहार के लोग जानते हैं, आप बखान कर लीजिए, लेकिन वो तय करेंगे कि इस बखान में कितनी सच्चाई है या नहीं। चलिए, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साहू साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बिहार चुनाव तक हमारी ये खास चर्चा लगातार अलग अलग मुद्दों पर हम करते रहेंगे। फिलहाल घटना चक्र को यही समेटते हैं, देखते हैं बिहार के समीकरण इस बार किस तरीके से बनते बिगड़ते हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।